नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में 3 अलग बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए तो फोकस मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत पे नजर आया। राजस्थान को हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगातें मिली तो नोएडा में ट्रेड शो की शुरुआत की। दिल्ली में पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले वर्ल्ड फूड इंडिया अभियान को एक तरीके से शुरुआत करते हुए उसका आगाज करते नजर आए। क्या रहा इन तमाम कार्यक्रमों में खास, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात रक्षा क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ते कदमों की, दिखाएंगे खबर बीजेपी की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत निरंतर दे रहा है योगदान। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, भारत के पास विविधता, मांग और पैमाने की तिहरी शक्ति। छोटे किसान बन रहे हैं बाजार की बड़ी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन तो राजस्थान को मिला 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उपहार। पीएम मोदी ने कहा, भारत में ही होगा चिप से लेकर शिप तक का निर्माण। आसमान का अजय योद्धा बनता भारत। देश में पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से प्रक्षेपण। वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे 97 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया बिहार का चुनाव प्रभारी। बैजयंत पांडा को मिली अगले साल होने वाले तमिलनाडु चुनाव की कमान। भूपेंद्र यादव के जिम्मे पश्चिम बंगाल। दिल्ली में हुआ विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन। भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक्स आयोजन। 100 से अधिक देशों के पैरा एथलीट्स ले रहे हैं इसमें हिस्सा। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि वैश्विक उथल पुथल और अनिश्चितताओं के बीच भारत आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे देशों पर निर्भर रहने से विकास बाधित होता है। ऐसे में भारत का संकल्प आत्मनिर्भर भारत ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक हर उत्पाद का निर्माण भारत में होना भारत की तरक्की के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी है। अंत्योदय से आत्मनिर्भर और फिर अगले दौर के जीएसटी सुधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आग्रह ने उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में शामिल साझेदारों को विकसित भारत बनाने के दृष्टिकोण से रूबरू कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सरकार जहां मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है, वहीं चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में बनाना चाहती है। उन्होंने अगले दौर के जीएसटी सुधारों पर विपक्ष की तरफ से की जा रही गलत बयानबाजी पर भी जोरदार प्रहार किया। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर 25 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता जुड़े हैं। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार इस मंच पर हो चुका है। इसमें से 7 लाख करोड़ रुपए का लेन देन एमएसएमई क्षेत्र से हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने आज रक्षा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में मजबूत आधार तैयार किया है। भारत में ही हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो, हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और अब भारत को किसी भी देश पर निर्भर रहना मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत के फिनटेक की बहुत चर्चा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में रूस भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है और यह 29 सितंबर तक चलेगा। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज सुबह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद दोपहर होते होते प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे और जहां पे लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात राजस्थान को प्रधानमंत्री ने दी। इसमें खास तौर से ढांचागत सुविधाओं की बात की जाए या फिर सामाजिक सुविधाओं से आम लोगों के लाभ की बात की जाए, प्रधानमंत्री की यह सौगात राजस्थान को जाती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री अपने विपक्षियों पर भी जमकर हमलावर नजर आए। राजस्थान के बांसवाड़ा से उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार के समय की बदहाल स्थितियों का जिक्र किया और मौजूदा समय में डबल इंजन के सरकार के माध्यम से किए जा रहे तमाम कार्यों का जिक्र भी राजस्थान की जनता के सामने रखा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर अभिनंदन करता राजस्थान। बांसवाड़ा की धरती से पीएम ने 1,22,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इसमें माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला शामिल है। 42,000 करोड़ रुपए की परियोजना में उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पीएम ने 19,210 करोड़ रुपए की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्र की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ पहल के तहत पीएम ने 13,180 करोड़ रुपए से अधिक की 3 विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसका उद्देश्य 2030 तक 8 राज्यों में 181.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। पीएम ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 3,517 मेगावाट की फीडर स्तरीय सौरीकरण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। 16,050 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के अंतर्गत कृषि फीडरों का सौरीकरण किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और पर्यावरण प्रदूषण में कमी की दिशा में ये बड़ा कदम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए पीएम ने अंत्योदय की प्रतिबद्धता दोहराई। राजस्थान की डबल इंजन सरकार के कामों को सराहते हुए पीएम ने कांग्रेस के दौर की याद दिलाई। कांग्रेस सरकार में राजस्थान
पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए पीएम ने 3 ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शामिल है। पीएम ने जीएसटी बचत उत्सव से देशवासियों को हो रहे लाभ का जिक्र किया और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो 14 के पहले 100 रुपये का 131 रुपया देना पड़ता था, अब 100 रुपया में सिर्फ 5 रुपया टैक्स लगता है, सिर्फ 105 रुपया देना पड़ता है। कहां 31 रुपया और कहां 5 रुपया, यानी कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज आपको 100 रुपये की खरीदारी पर 26 रुपये की बचत हो रही है। पीएम ने राजस्थान में 20,830 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल संसाधन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। साथ ही कई जिलों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने सड़क इंफ्रा, नगर विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं का भी उपहार दिया। पीएम ने 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के पाली जिले से लघु उद्योग भारतीय संगठन की कामकाजी महिलाओं से मिलकर उनसे कुटीर उद्योग से जुड़ी जानकारी हासिल की। इसके साथ ही रेल मंत्री ने कुल्हड़ का निर्माण करने वाले कुटीर उद्योग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रेलवे में अब पाली में बने परंपरागत कुल्हड़ का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कुल्हड़ में चाय पी और जनता को भी कुल्हड़ में चाय पीने का संदेश दिया। जो पारंपरिक काम है उसको नए तरीके से, आधुनिक तरीके से करने का एक अच्छा सफल प्रयास किया है। आज सुबह मैंने इस कुल्हड़ के बनने की पूरी प्रक्रिया देखी और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे बहुत सारे साथियों की इनकम, उनकी आय अच्छी मात्रा में बढ़ी है, क्योंकि जितना काम वो पहले कर पाते थे उससे बेहतर काम कर पा रहे हैं, उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पा रहे हैं और अधिक काम कर पा रहे हैं। आज इसीलिए निर्णय लिया कि ये अच्छी क्वालिटी वाला कुल्हड़ रेलवे में यूज होगा। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि स्वदेशी से आत्मनिर्भरता को लेकर किस तरीके से देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस खबर पर विस्तार से नजर, चर्चा भी होगी ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। भारत का जीएसटी अब और भी आसान। 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर जीएसटी फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन जीएसटी के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो
टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और बात मेक इन इंडिया की। 11 साल पहले आज ही के दिन साल 2014 में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की एक बड़ी शुरुआत की थी। ये पूरी कोशिश थी देश को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की। तो और इस दिशा में बीते 11 वर्षों की अगर बात की जाए तो भारत एक बड़े आयातक से निर्यातक बनने की ओर अग्रसर हुआ है। अर्थव्यवस्था का पहिया बहुत तेजी से आगे घूमा है और रोजगार के नए अवसर तो मिले ही हैं और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब में एक बड़े और मजबूत देश के तौर पे उभर के वैश्विक पटल पर सामने आया। 11 साल में क्या रही सफर मेक इन इंडिया का, देखिए इस रिपोर्ट पे। देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस की जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में एनडीए की सरकार में देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना को मिशन मोड में शुरू किया गया। कारोबार को आसान बनाने के लिए भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास और नीतियों के सरलीकरण पर फोकस किया। यही वजह है कि आज मेक इन इंडिया विकसित भारत के निर्माण के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। ये मेक इन इंडिया अभियान पर फोकस का ही नतीजा है कि बीते दशक में देश से होने वाले निर्यात में 76% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण करने वाला देश है। एक दशक में मोबाइल निर्यात 127 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में ही 11 सालों में 12 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए। मेक इन इंडिया से ऑटो सेक्टर, खास तौर पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला। आज भारत में हर साल 2 करोड़ 80 लाख गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। साल 2014 से रक्षा उत्पादन में 174% की बढ़त हुई और आज ये 1.25 लाख करोड़ के पार है। रक्षा निर्यात में बीते दशक में 21 गुने की बढ़ोतरी हुई और 2024 में ये 28,000 करोड़ के पार पहुंचा है। फार्मा सेक्टर में भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया के 200 देशों को दवाओं और वैक्सीन का निर्यात करता है। सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2014 में 2.3 गीगावाट से बढ़कर अब 100 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। मेक इन इंडिया फोकस ने भारत को तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है और 2023-24 में भारत ने 1 लाख पेटेंट जारी किए, जो 2015 के मुकाबले 17 गुना की वृद्धि है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14 क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1.76 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना की शुरुआत की। मार्च 2025 तक 14 सेक्टर्स में 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ और 12 लाख नई नौकरियां मिली। कोविड के दौरान भारत ने अपनी खुद की कोवैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त मिसाल पेश की। उद्योग जगत ने भी बीते 11 सालों में कारोबार को आसान बनाने के लिए किए गए बदलावों का स्वागत किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केंद्र और राज्यों के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। The fact that he said that India can become the manufacturing hub for the world and initiated policies around that. When you see the capacities being created, when you see jobs being created,
when you see stock markets booming, when you see MSMEs flourish. Look at the scale that existed 10 years ago for any of these companies and look at where the scale is today. Along with the ease of doing business has made India a global investment hub, attracting FDI of over $750 billion in the past decade. Recently, launch of critical mineral mission and reform in natural resource sector has paved the way to achieve the vision of self-reliance. ये मेक इन इंडिया पर दुनिया का बढ़ता भरोसा है कि देश में आने वाले एफडीआई में भी बेहतरीन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उदारीकरण के बाद से आने वाले कुल एफडीआई का 2/3 केवल एक दशक में आया। मेक इन इंडिया अभियान ने देश के एमएसएमई सेक्टर को भी सशक्त बनाया है। ये अभियान आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ के रूप में भी उभरा है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो मेक इन इंडिया ने किस प्रकार से देश में एक बड़ा कमाल करके दिखाया, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष आत्मनिर्भरता की मिसाल मेक इन इंडिया के 11 साल, क्योंकि इन बीते 11 वर्षों में मेक इन इंडिया ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाकर दिखाया है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत मेहता जी, जो कि सीईओ हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं पीएचडी सीसीआई के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल यही कि इन 11 वर्षों को आप लोगों ने इंडस्ट्री के तौर पे बहुत करीब से देखा है, चाहे रिफॉर्म्स की बात हो, जमीन पे व्यवहारिक बदलाव की बात हो, और इंडस्ट्री को कैसे बूस्टअप देना है। कोविड का काल भी रहा इन 11 वर्षों में, आप कैसे इस पूरी 11 साल की यात्रा को देखते हैं? देखिए अमरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर देने के लिए। अगर हम 2014 से ठीक पहले की बात करें तो देश में एक निराशाजनक माहौल था, स्टॉल प्रोजेक्ट थे, देश में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था और एक अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन जो पिछले 10 साल में काम हुआ है, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट देखी, मेक इन इंडिया है या डिफेंस सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में है, और स्टार्टअप इंडिया, जो कई सारे ऐसे विजनरी इनिशिएटिव्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किए थे, इसमें सबसे पहले मेक इन इंडिया था चाहे, और स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम था। अब मेक इन इंडिया में जब हम आज देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम भारत जो है सारे जो अपने मोबाइल फ़ोन बाहर से इंपोर्ट करता था, आज हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर में देख लीजिए, आज हम पूरे कई ऐसे देशों में अपने जो देश की बनी हुई डिफेंस सेक्टर के आइटम्स हैं उनको हम निर्यात करते हैं। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहाँ यूथ से जुड़ने की बात है, आज हमने पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे देश में बनाया। अगर 2016 में अगर हम देखें तो करीब 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हमारे देश में थे, मगर स्टार्टअप इंडिया होने के बाद आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में रजिस्टर हैं, जिसमें 112 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। और इन यूनिकॉर्न में कोविड के टाइम के बाद ही कई सारे यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक इनेबलिंग इकोसिस्टम देश में पैदा किया गया, और जिसकी वजह से लोगों को जो दिक्कतें होती थी अपना बिजनेस शुरू करने में या नई कंपनी शुरू करने में, उसको बंद करने में, उन सब चीज़ों पे जब ध्यान दिया गया, उसकी वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई थी। अब फार्मा सेक्टर की बात कर लीजिए, स्पेशली आपने कोविड का जिक्र किया। कोविड के टाइम में जब पूरी दुनिया ये देख रही थी कि भारत जैसा देश क्या करेगा, लेकिन हमने उसमें जो अनिश्चितताएं थी, जो डिफिकल्टीज थी, उसमें हमने अपॉर्चुनिटी देखते हुए भारत जो है दुनिया का वैक्सीन हब जो है बना। जिस दिन 2020 में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, भारत में एक भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि वो किट बना सकती थी जो कोविड के टाइम में यूज करते थे। जी मेहता जी, पीपी जी। लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही देश में करीब 8 लाख पर डे पीपी किट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया था। ये है हमारे देश के इंडस्ट्री की क्षमता, जो हमारे शायद उसी क्षमता के आधार पे हमने उस गति को भी देखा है। मैं आता हूं आपके पास में रंजीत जी, हमारे साथ में दीपशिखा सिकरवार जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जुड़ गई हैं, सीनियर एडिटर है इकोनॉमिक टाइम्स की। दीपशिखा जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम मेक इन इंडिया के इन 11 वर्षों के सफर की अगर बात करें तो मेन एजेंडा, फोकस एरिया हमारा ये था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करना है। इन 11 वर्षों के सफर को आप इस नजरिए से कैसे देखती हैं दीपशिखा जी? देखिए, सबसे पहले जो मेक इन इंडिया का लक्ष्य था कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी पीछे रह गई थी। हम सर्विसेज में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन जीडीपी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम रह गया था और दूसरे देशों पर हम बहुत हद तक निर्भर हो गए थे। तो सरकार की तरफ से ये महसूस किया गया कि एक पॉलिसी इनिशिएटिव की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें और उसके अलावा हम विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर सके। तो पॉलिसी इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया जिसमें कस्टम्स ड्यूटी में रियायत दी गई, टैक्सेस में रियायत दी गई कि ताकि निवेश बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। तो हम अगर देखें कि मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये खासा कारगर रहा है। उस क्षेत्र में हमारे जितने इंपोर्ट होते थे, हम मोबाइल फोन्स आजकल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। बाकी क्षेत्रों में भी मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार आत्मनिर्भर भारत लेकर आई। तो सेल्फ रिलायंस के ऊपर आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया गया। तो मेक इन इंडिया ने एक रियलाइजेशन जो था, जो निजी औद्योगिक क्षेत्र में था कि हमारी निर्भरता आयात पर कम होना चाहिए और हमें जितना हम ज्यादा से ज्यादा देश में हम बना सकते हैं उसको हम इकोसिस्टम हम वो पूरा तैयार करें जी। तो उसमें काफी हद तक बहुत सारे क्षेत्रों में हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं जी। लेकिन हाँ, आगे ये लंबा रास्ता है, बिल्कुल एक लंबा सफर है, उस दिशा में आगे हमको बढ़ना होगा, लेकिन एक सफर हमने काफी हद तक तय किया है। डॉक्टर मेहता, क्योंकि जो बात दीपशिखा जी कह रही है कि बहुत एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार हुआ है, इसमें आप लीडरशिप को कैसे देखते हैं? पीएम मोदी का विजन और लीडरशिप को किस तरह से देखा जाए, मेक इन इंडिया की सोच और उसको जमीन पर उतारने? क्योंकि अगर आज की भी बात की जाए तो आज भी प्रधानमंत्री यूपी, राजस्थान और दिल्ली में 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। यहाँ पर भी मेक इन इंडिया पे फोकस दिखाई पड़ता है। हम सब जानते हैं वो नवरात्रि का व्रत है, उसके बाद भी उनकी एनर्जी लगातार बनी हुई है। लगभग 4.5 घंटे का एयर ट्रेवल और लगभग 2 घंटे का चॉपर से राइड की, इतने तमाम लोगों से मिलना, तो वो फोकस तरीके से जो काम करना है, लोगों को जोड़ना है और जमीन पे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को आगे उतारना है, आपको लगता है उसमें एक लीडरशिप का भी बहुत बड़ा रोल है? डॉक्टर मेहता, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्री हो या कोई भी ऐसा प्रदेश हो, बिना लीडरशिप के कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि लीडरशिप के बाद विजन होता है। कहते हैं कि अगर कोई देश जिसके पास पैसा नहीं है वो सरवाइव कर सकता है अगर उनके पास बहुत अच्छे लीडर हों। हिस्ट्री आप देख लीजिए, जब जब किसी भी दुनिया में परिवर्तन आया है उसमें सिर्फ लीडरशिप का रोल सबसे ज़्यादा रहा है। आज हमारे देश के लिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे लीडर, जो कि 24 आवर्स में से 18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे 20 घंटे काम करते हैं और उन्होंने एक विजन के साथ चले। देखिए, उनका विजन हमेशा अहेड ऑफ द टाइम रहा है। आप डिजिटल इंडिया की बात करिए, 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ। उस टाइम लोग ये सोचते थे कि हमारे देश में जबकि मोबाइल फोन की कमी है, इंटरनेट की कमी है, लेकिन डिजिटल इंडिया क्या है। लेकिन हमने देखा कोविड के टाइम में, और जो डिजिटल इंडिया की वजह से कितने, जबकि अमेरिका और विकसित देशों में जबकि जो वैक्सीन्स हैं उसके लिए आपको मैनुअल काम हो रहा था, लेकिन हमारे देश में वो सारा एक इकोसिस्टम जिसकी हम डिजिटली वो उसमें करते थे, कोविन पे कर पाया जी। जो हमारे देश का यूपीआई सिस्टम है, जो हमारे देश का डिजिटल एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। आज हमारा देश का जो यूपीआई सिस्टम है वो कई और देशों में भी वो यूज हो रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लीजिए, जब हमारे देश में 20 गीगावाट का 2012 से पहले 20 गीगावाट का 2022 तक लक्ष्य था, लेकिन आज हमने व्हेन वी आर टॉकिंग तो उसमें 100 गीगावाट से ज्यादा ऑलरेडी हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, देश सिर्फ इसी में काम नहीं, आप चाहे सस्टेनेबल लीडरशिप की बात करिए, पीएम मोदी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 2070 में देश जो है नेट जीरो की तरफ जा रहा है और उसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आप 2030 में हमारा पहले 30% जो है कार्बन एमिशंस को कम करने का लक्ष्य था, लेकिन उसको बढ़ा के 45% हम जो है कार्बन रिडक्शन करेंगे। ये ऑलरेडी लक्ष्य, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। और जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, क्योंकि ये देश सिर्फ एक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, बट एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, बिकॉज देश ये समझता है कि हमारे पास एक ही अर्थ है, वी हैव वन अर्थ टू लिव। तो उस दिशा में जो कदम किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले डॉक्टर मेहता आप जो बात कह रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं वो उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। G20 देशों में इकलौता भारत है जो वक्त से पहले अपने गोल्स पे आगे बढ़, जी बिल्कुल, ग्लोबल साउथ की भी बात कर रहा है। मैं आता हूं सर आपके पास। जी, जो लीडरशिप हमने G20 को ऑर्गेनाइज करके ली, ये एक बहुत ही बिल्कुल अहेड ऑफ द टाइम एक ऐसा कदम था, जबकि इमीडिएटली आफ्टर कोविड के बाद ये बिल्कुल ये वन अर्थ वन फैमिली को विजन को भी लेके आगे बढ़ने की बात। दीपशिखा जी, क्योंकि हम मेक इन इंडिया पे लगातार अगर बात करें तो आपको लगता है कि जरूरत के हिसाब से व्यवहारिक बदलाव करके भी मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में आगे बढ़ा गया, और PLI स्कीम उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 1 लाख लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का 14 सेक्टर्स में उसको लागू करना, उसने भी एक बड़े तरीके से परिवर्तन किया मेक इन इंडिया को बेहतर तरीके से लागू करने में। बिल्कुल, देखिए मेक इन इंडिया जब लॉन्च किया गया था 10 साल पहले, उस समय ये औद्योगिक जगत को ये रियलाइजेशन कराया गया कि सरकार जो है नीतियां बनाने के लिए सीरियस है, पॉलिसी इंटरवेंशंस करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर जो थोड़ी पीछे चली गई है उसको और आगे किस तरह से लाया जा सकता है। फिर हमने देखा कि कोविड आ गया, और कोविड के दौरान हमें ये देखा कि हमारी निर्भरता जो है बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर किस हद तक बढ़ गई है। तो सरकार जो है आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई थी, जिसके तहत PLI स्कीम्स, जैसा कि आपने बताया, PLI स्कीम्स लेकर आई थी। तो PLI स्कीम्स के तहत ये देखा गया। उसके अलावा अगर आप देखिए PLI से पहले जो है कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है उसको घटाया गया था कि जो निवेश आता है उसके लिए, जो नया निवेश आ रहा है उसके लिए 15% तक आयकर की बात की गई थी। तो PLI और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट में घटाया गया था, उनको मिला करके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी कि जिसके तहत विदेशी निवेश और देशी निवेश भी उद्योग मैन्युफैक्चरिंग में बढ़े। जी, क्योंकि कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए यहाँ पर वो कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये सब मिला के बहुत ज्यादा थी। तो सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग दिया गया, सपोर्ट दिया गया कि निवेश आए और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे। और हम देख रहे हैं कि कुछ PLI स्कीम्स जो हैं खासकर से जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो काफी हद तक सफल रही हैं। बिल्कुल, और हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरीके से, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। और हालांकि एक लंबा सफर तय करना अभी बाकी है, लेकिन फिर भी बहुत तेजी से इस पे काम हुआ। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया दोनों का। और एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को यानी कल बिहार को एक और सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण कि 75 लाख महिलाओं के अपने अपने खाते में 10-10 हज़ार रुपए की किश्त एक तरीके से प्रधानमंत्री के माध्यम से कल बिहार की महिला शक्ति को मिलती नजर आएगी। और राज्य के हर परिवार में से एक महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो एक तरीके से न सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बेहतर होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि चलती ट्रेन से दुश्मन पर भारत अब कैसे करेगा वार। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल,
अब जीएसटी जो घट गया है, तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत निरंतर योगदान दे रहा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पास विविधता, मांग और पैमाने की तिहरी शक्ति है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और इससे किसानों को एक बड़ा संबल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का शुभारंभ किया। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश की तेज विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाला ये बड़ा मंच है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में 90 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2510 करोड़ रुपए से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को ऋण आधारित सहायता प्रदान की गई। पीएम ने अपने संबोधन में विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत लगातार योगदान कर रहा है। जब जब दुनिया में फसलों पर संकट आता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, तो भारत मजबूती से अपना दायित्व निभाने के लिए सामने आता है। फ्रेंड्स, वैश्विक हित में हमारा प्रयास है कि भारत की कैपेसिटी, हमारा कंट्रीब्यूशन और अधिक बढ़े। इसके लिए आज सरकार फूड और न्यूट्रिशन से जुड़े हर स्टेक होल्डर को, पूरे इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। पीएम ने भारत के दूध और श्रीअन्न में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का जिक्र किया। किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की बड़ी भूमिका को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार इनके हितों के लिए लगातार कदम उठा रही है। भारत में 85% से अधिक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसलिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया कि आज ये छोटे किसान मार्केट की बड़ी ताकत बन रहे हैं।
पीएम ने बीते एक दशक में देश की प्रसंस्करण क्षमता 20 गुना बढ़ने और खाद्य निर्यात 2 गुना होने को सराहा। जीएसटी बचत उत्सव का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि अब 90% से अधिक प्रोसेस्ड फूड उत्पाद 0 से 5% के ही दायरे में हैं। किसानों के लिए ये रिफॉर्म कम लागत और ज्यादा लाभ का भरोसा लेकर आए हैं। बटर और घी पर अब सिर्फ 5% जीएसटी से उन्हें बहुत फायदा होगा। मिल्क कैन्स पर भी सिर्फ 5% ही टैक्स है। इससे किसानों और प्रोड्यूसर्स को और बेहतर दाम मिलेंगे। इससे गरीब और मिडिल क्लास को कम कीमत में ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना सुनिश्चित हुआ है। सीईओ गोलमेज बैठकें, तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियां और व्यावसायिक बातचीत वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का प्रमुख हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते आत्मनिर्भरता की। आज भारत ने रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण करके वो क्षमता हासिल कर ली जो दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये क्षमता मौजूद है, यानी कि रेल ट्रैक से कहीं से भी, जो पूरा रेल नेटवर्क है वहां कहीं से भी भारत किसी भी मिसाइल को अब एक तरीके से लॉन्च करने की क्षमता उसने हासिल कर ली है। ये अपने आप में हमारी क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसी के साथ अगर दूसरी खबर की बात करें तो आज HAL और भारतीय वायुसेना के बीच में एक करार हुआ जिसके तहत आने वाले समय में HAL भारतीय वायुसेना को 97 हल्के लड़ाकू विमान बनाकर देगा। क्या है पूरी खबर, देखिए इसमें रिपोर्ट में। रक्षा के क्षेत्र में देश लगातार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की स्वदेशी अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अगली पीढ़ी की ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही ये कई एडवांस खूबियों से भी लैस है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम देश की सामरिक रक्षा क्षमताओं में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी। विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया ये अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है, जिससे उपयोगकर्ता को देश भर में गतिशीलता प्राप्त होती है और कम दृश्यता के साथ कम प्रतिक्रिया समय में प्रक्षेपण करने की सुविधा भी मिलती है। रेल नेटवर्क से बिना किसी बाधा के मिसाइल प्रक्षेपित होंगी। भविष्य में रेल आधारित प्रणालियों को सेवाओं में शामिल करना भी अब संभव हो गया है। मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री ने DRDO, सामरिक बल कमान, SFC और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास चलते फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की क्षमता है। आपको बता दें कि रोड मोबाइल अग्नि P को कई सफल उड़ान परीक्षणों के बाद पहले ही सेवाओं में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पहल में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद की जाएगी। इसमें 68 लड़ाकू विमान जबकि 29 ट्विन सीटर विमान और संबंधित उपकरण शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि HAL द्वारा इन विमानों की आपूर्ति से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी और देश की रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। ये परियोजना 6 वर्षों में प्रति वर्ष 11,750 रोजगार सृजित करेंगी। इन विमानों की आपूर्ति 2027 और 28 के दौरान शुरू होंगी। LCA MK-1A स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान का सबसे उन्नत संस्करण है, जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को और बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से इस वक्त है स्थिति, क्योंकि कर्फ्यू भले ही लगा है लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण नजर आ रही है और घटना के पीछे किस लोगों का हाथ की बात आ रही है सामने, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे।
मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नए वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। और अब ब्रेक के बाद बात लद्दाख की करते हैं। कल लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद आज स्थिति वहां पे सामान्य नजर आ रही है। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है सुरक्षा कारणों को ध्यान रखते हुए, और कल की हिंसा को लेकर जो तमाम लोग जिम्मेदार हैं उनके लिए जांच भी लगातार की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन था। इस बीच सूत्रों से खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। किसी एनजीओ के एफसीआरए का लाइसेंस उसको विदेश से होने वाली फंडिंग को लेकर मिलता है, और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि विदेश से मिली फंडिंग को सोनम वांगचुक ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसकी वजह से ये शायद फैसला लिया गया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद अच्छी खबर ये है कि अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रही है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी कुछ जगहों पर कर्फ्यू जारी है। इस बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने स्थिति की समीक्षा के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्र में शांति और सुरक्षा, सतर्कता बढ़ाने और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया। वहीं लेह के डिप्टी कमिश्नर रोमिल सिंह डोंक ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। The present situation in Leh is tense but under control. The legal action as per the relevant acts is being taken by the police and law will firmly deal with the situation. Right now, order under section 163 of BNSS 2023 is promulgated. दरअसल बुधवार को प्रदर्शनकारियों का एक समूह अचानक उग्र हो गया और देखते ही देखते सुरक्षा कर्मियों और सरकारी दफ्तरों पर हमला बोल दिया। एक राजनीतिक दल के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि स्थानीय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा जारी किए गए बयान के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए और जमकर उत्पात मचाया। इस घटना में 30 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बल घायल हुए हैं। आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार बताया। सरकार ने लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि वांगचुक कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनकी छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग पहले से ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी HPC के एजेंडे में शामिल है। HPC ने अब तक अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84%, परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, भोटी व पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। इसके अलावा 1800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। HPC की अगली बैठक 6 अक्टूबर को प्रस्तावित है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों के संपर्क में हैं, उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उनके साथ लगातार मीटिंगें कर रहे हैं ताकि जिस तरह की हिंसा भड़की है वो हिंसा दोबारा ना हो। हालांकि कुछ जो प्रतिबंध हैं वो जरूर लगाए गए हैं ताकि जिस तरह की हिंसा बुधवार को भड़की थी उस तरह की हिंसा दोबारा ना भड़क पाए और जो लोग हैं वो 5 से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक जगह एकत्र ना हो पाए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं और प्रशासन का ये कहना है कि ज़रूरत की तमाम दुकानें खुली हुई हैं और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़ ले। तो वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने DD न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि हिंसा के पीछे बाहरी तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसकी जांच चल रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल महोदय इस समय हमारे साथ हैं। सर, अभी हम लेह और कारगिल की स्थिति की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति है अभी वर्तमान में? देखिए, आपने देखा होगा कि कल जिस प्रकार से हालात बनाने की कोशिश की थी उस पर हमने काबू पाया है और कल भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह में हमारे लगभग 90 से ज़्यादा लोग थे, आज उनकी संख्या कुल मिलाकर के 19 रह गई है, सभी डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और हालात काबू में हैं। और हमने जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं दूसरी, उनसे भी बात की है कि शांति बनाए रखें, उनको भी अपील करनी चाहिए और इस पर काम चल रहा है। सर, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला लद्दाख के अंदर और खासतौर से लेह के अंदर इस तरह की हिंसा, तो क्या लगता है कोई साजिश थी या कोई इसमें कहने से मुझे कोई इनकार नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का रेफरेंस देके इस पे सभी वीडियोस हैं और शरेआम लोग लगे हुए थे इस पर हालात खराब करने के लिए, उसी का परिणाम है। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे ऑफिसर्स ने बड़ी संयम के साथ काम लिया है और पुलिस के हाथ में डिप्लॉयमेंट थी जब सुबह तो लाठियों के साथ थी, लेकिन उनकी गाड़ी को जो बीच में बैठे हुए उनको भी जलाने की कोशिश की गई अपनी जान बचाने के लिए, पर ये सारी चीजें करनी पड़ी। ये मजबूरी में हुआ और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा सर, अगर आप देखें कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि तमाम तरह के उदाहरण दिए गए थे बांग्लादेश के, नेपाल के और श्रीलंका के, तो क्या लगता है कोई भारी हस्तक्षेप भी था, कोई भारी इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग कईयों के हाथ में खेल रहे हैं। अभी जांच के लिए हमने कमेटीज भी बिठाई है, अभी बिल्कुल खुल करके बातें आएंगी और MH की तरफ से भी जो जारी किया गया है कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं ये हम सब जानते हैं। तो अभी सर कुछ लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि जिस तरीके की 40 लोगों को हमने अभी पकड़ा है, 40 लोगों को, और भी कुछ ऐसे लोग जो हमारे सस्पिशियस हैं उनको पकड़ा जाएगा। लद्दाख के लोगों के लिए और खासतौर से लेह के लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि शांति बनाए रखें। कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों का भला हो और वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है इसका सब पता है और इसकी जांच भी चल रही है और निश्चय ही जो निष्कर्ष है कुछ दिन बाद आपके सामने। मतलब पॉजिटिव रहे लेह के लोग? बिल्कुल होना भी चाहिए। हमने जो बात की है उससे मुझे लगता है कि हालात ठीक होंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उपराज्यपाल महोदय जो बता रहे थे कि जिन लोगों ने हिंसा को भड़काया है निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और इसके साथ साथ विदेशी ताकतों के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। और उपराज्यपाल महोदय का साफ कहना है कि लेह लद्दाख के लोग शांति बनाए रखें और पॉजिटिव रुख बरकरार रखें। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़ ले। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से बीजेपी की है तैयारी।
हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको बता रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही कर। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहां शिकायत जो है आप दर्ज करें। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, बाहर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है। स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए अपने अपने चुनाव प्रभारियों की उसने टीम तय कर दी है। किन नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी आप देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खास माना जा रहा है। उन्हें बिहार बीजेपी का संकट मोचक माना जाता है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान अनेक मौके पर बिहार बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने नेतृत्व में बीजेपी को अकेले अपने दम पर 40 लोकसभा क्षेत्र में 31 लोकसभा क्षेत्र पर कामयाबी दिलाई थी। खास बात यह थी कि इस चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों अलग अलग चुनाव मैदान में थे। ये बीजेपी का बिहार में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने में धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। माना जाता है कि नीतीश कुमार से धर्मेंद्र प्रधान के अच्छे रिश्ते की वजह से उन पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। शायद यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा ने एक बार फिर बिहार बीजेपी की कमान सौंपी है, ताकि टिकटों के बंटवारे में सामंजस्य बिठाया जा सके। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सफल नेतृत्व पिछले 20 सालों में वहाँ हम दायित्व में हैं, एनडीए की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सहयोग, दूरदृष्टि और उनकी नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की नेतृत्व दोनों मिलकर बिहार में फिर लोगों ने हमको सेवा करने का अवसर देंगे।
यह हमारा स्पष्ट विश्वास है। भाजपा ने तमिलनाडु के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने तमिलनाडु के लिए वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए भी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि विप्लव देव को पश्चिम बंगाल का चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा ने काफी सोच समझकर चेहरों का चयन किया है। देखना होगा कि बिहार के साथ बाकी के 2 राज्यों में भाजपा को ये कितना लाभ दिला पाते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले, लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।